नमस्कार। मॉडल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। आज का हमारा पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। इनका मूल नाम धनपत राय था और इन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से साहित्य लेखन प्रारंभ किया। इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, जिन्होंने अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। बाद में इन्होंने हिंदी कथा में प्रवेश किया और प्रेमचंद नाम से इन्होंने लेखन शुरू किया। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी है जो जन सामान्य से जुड़ी हुई है। पहली बार इन्होंने साहित्य में जन सामान्य को स्थान दिया और उन्हीं को लेकर कहानियों की शुरुआत की। तो इसीलिए यह सबके प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं कि जिन्होंने जन सामान्य यानी कि इनकी कहानियां देखकर सबको लगता है कि ये मेरी कहानी है, ये हर एक की कहानी है और इसीलिए इनकी कहानियां प्रसिद्ध हो गई। और इनकी जो कहानियों की भाषा शैली है वो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट और सरल है। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है क्योंकि उस समय उर्दू शब्दों का प्रचलन हुआ करता था। यह कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है कि जो हर किसी के घर की कहानी लगती है, क्योंकि कहानी का नाम ही है बड़े भाई साहब, अर्थात हर किसी के घर में बड़े भाई हुआ करते हैं और हम बड़े भाई का आदर भी करते हैं। तो इस कहानी का कथानायक भी कुछ ऐसा ही है। वो भी अपने घर में बड़ा है, भले वो उम्र से ज्यादा बड़ा न हो लेकिन वो अपने छोटे भाई से बड़ा जरूर है। वो उम्र में छोटे भाई से 5 साल बड़ा है। छोटा भाई 9 साल का है और बड़ा भाई 14 साल का है। दोनों में सिर्फ 5 साल का अंतर है। और पढ़ाई करने में छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है और बड़ा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उन्होंने 4 वर्षों का अंतर है, उनमें 4 कक्षा का अंतर है। लेकिन यह कक्षा का अंतर धीरे धीरे कम होता रहता है क्योंकि बड़े भाई जो है वो पढ़ाई में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। उसके दिमाग में उतनी बातें नहीं बैठती है, उसे वह हमेशा याद करता रहता है लेकिन वह उन बातों को याद नहीं कर पाता है। तो इसलिए धीरे धीरे इनमें का अंतर कम होता जाता रहता है। जो छोटा भाई है वह 6ठी कक्षा में चला जाता है और जो बड़ा भाई है वह अनुत्तीर्ण होकर अर्थात फेल होकर वह 9वीं कक्षा में ही रह जाता है। अब दोनों में केवल 3 कक्षा का ही अंतर रह जाता है। तो इस तरह से बड़े भाई चाहते हैं कि अपनी बुनियाद, अपनी जड़ें जो हो वो मजबूत हो, क्योंकि यदि हम अच्छे महल का निर्माण करना चाहते हैं तो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए वो पढ़ाई जो है वो गहराई से करना चाहते हैं। हर विषय को वो डीपली अर्थात गहराई से पढ़ना चाहते हैं और वो हर विषय को इतनी गहराई से पढ़ते हैं कि उसमें समय व्यस्त कर देते हैं और वो फिर भी उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से वो गहराई से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते वो पिछड़ते जाते हैं और जो छोटा भाई होता है वो पढ़ाई में कुशाग्र होता है। भले उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है लेकिन वह पढ़ाई में इतना तेज होता है कि उसने जो कुछ भी बातें चलते चलते पढ़ी है वो उसे याद रहती है और न चाहते हुए भी खेलकूद में पूरी तरह से समय व्यस्त करते हुए भी वह पता नहीं, उसे भी पता नहीं चलता है कि वह कैसे वह कक्षा में पूरी क्लास में वो प्रथम दर्जे से उत्तीर्ण होता है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। बड़ा भाई जो है वह अपने छोटे भाई पर अधिकार जताता है, जो हमारे घरों में भी वैसा ही होता है। हम भी अपने बड़े भाई का आदर करते हैं और हम अपने बड़े भाई से डरते हैं। तो ये भी जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई से डरता है और बड़ा भाई जो है उस पर अधिकार जमाता है, उसे सही राह पर लाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि बड़ा भाई अपने रास्ते से हटता नहीं है। चाहते हुए भी वह खेल कूद में समय व्यस्त नहीं करता है, दिन भर पढ़ाई करता रहता है क्योंकि वो अपने आदर्श छोटे भाई को दे सके और इस तरह से वो अपने छोटे भाई पर डांट करने का अधिकार रखता है। जैसे ही छोटा भाई खेलने के लिए बाहर चला जाता है और खेलने के बाद घर पर वापस आता है तो आते ही इनका पहला प्रश्न रहता है कि आप कहाँ गए थे। वो चुपचाप छोटा भाई अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए यह भी नहीं कह पाता है कि मैं खेलने के लिए बाहर गया था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई का सम्मान करता है।
और इस तरह से वो चुपचाप उनकी डांट सुनता रहता है। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब आप छठी कक्षा में पहुंचे हैं, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करना यानी कि कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, यानी कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। इस तरह के तरह तरह की बातें कहकर डांट फटकार कर कर उन्हें फिर से पढ़ाई में लाने की कोशिश बड़े भाई साहब करते हैं। लेकिन जो छोटा भाई होता है उसका मन नहीं करता है पढ़ाई में। वह जैसे भी समय मिलता है वो खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और बड़े भाई की आंखें चुरा कर घर में चुपचाप वापिस आता है। यह सिलसिला शुरू रहता है और नित्य क्रम चलता ही रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि बड़ा भाई जो है 9वीं कक्षा में फिर फेल हो जाता है और छोटा भाई पता नहीं कैसे, फिर भी इसे पता नहीं चलता है, वह कक्षा में प्रथम आ जाता है और वह अब 7वें में चला जाता है। उन दोनों में सिर्फ अब 2 साल का अंतर रहता है। अब छोटे भाई को लगता है कि अब क्या है, अब सिर्फ बड़े भाई में और मुझ में 2 साल का अंतर है। उनके इतने कहने के बाद भी मैं कक्षा में प्रथम आता हूं, अब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। इसलिए वो थोड़ा सा बड़े भाई को बिना डरते हुए भी वो कभी कभी खेलने के लिए जाया करता है। बड़े भाई के तुरंत यह समझ में आता है कि अब इसे थोड़ी सी कुछ ना कुछ बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसे अब मेरा डर नहीं रहा है। तो जैसे ही वो खेलकूद से वापिस आता है तो ये अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप थोड़े से ढीठ हो गए हो, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई करनी होगी। तुम अभी 7वीं कक्षा में हो, अगले साल आप 8वीं कक्षा में जाओगे और पता है तुम्हें, यानी कि इतनी पढ़ाई करने के बाद लोग कितने आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें नौकरियां तक लग जाती है और तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं। लेकिन ये 9वीं कक्षा की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है। ये पढ़ाई करने के लिए आप बैठ जाते हैं तो इतिहास में आपको न जाने किस किस को, अमेरिका के इतिहास, हेनरी, जेम्स, चार्ल्स, सबको याद रखना पड़ता है। ये कोई आसान बात नहीं है। और गणित को लेकर हिसाब करने बैठेंगे तो पता नहीं क्या क्या आपको बातें याद रखनी पड़ती है। अब क या अब ज की जगह पर अ ज ब यदि लिख दिया तो आपको गोला मिल जाएगा, आपको अंक कुछ भी नहीं मिल जाएंगे। और निबंध लिखना चाहेंगे, समय का महत्व इस बात पर छोटा सा संक्षेप में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है और संक्षेप में 4 पृष्ठों में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। अब समय का महत्व है तो भले अच्छी बात है, समय का महत्व है, हमें समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिसने समय के बारे में जानकारी प्राप्त की है वो जीवन में सफल हुआ है। ये बात सही है, इतना लिखना सही है, 1-2 वाक्यों में लिखना सही है। लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर 4 पृष्ठों तक लिखना, और वो भी संक्षेप में कहते हैं। अब 4 पृष्ठों को संक्षेप में कहते हैं तो क्या फिर उनका ज्यादा लिखना क्या 100 पृष्ठों का होगा? तो इस तरह से हमारे बच्चे की जान ले लेते हैं और इतनी छोटी सी बात को 4 पृष्ठों तक लिखने के लिए कह देते हैं। तो इस तरह से यह पढ़ना कोई आसान नहीं है। आप जब 9वीं कक्षा में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप पढ़ाई में ध्यान दो और आगे से ऐसा मत करो। इस तरह की सीख वो उसको देते हैं। छोटे भाई को भी लगता है कि ठीक है, वो जो कह रहे उनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और वो टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल में सुबह से शाम तक का शेड्यूल पूरा बिजी बना देते हैं। सुबह उठने के बाद अंग्रेजी की पढ़ाई करना, उसके बाद गणित की पढ़ाई करना, उसके बाद नाश्ता करना, स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा अपना समय इधर उधर बिताना, उसके बाद फिर अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ना, इतिहास भूगोल की पढ़ाई करना, फिर आधा घंटा इधर उधर टहलना, खाना खाना, और फिर शाम में हिंदी या आदि विषयों की पढ़ाई करना। इस तरह से टाइम टेबल बना लेते हैं और चाहते हैं कि दूसरे दिन से वो टाइम टेबल का अनुसरण करे, उसे फॉलो करे। लेकिन जैसे ही उनके दोस्तों को याद करते हैं कि अरे यार वो ग्राउंड पर गए होंगे, मैदान में खेल रहे होंगे, कोई पतंग उड़ा रहा होगा, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा होगा, कोई ये कर रहा होगा, तो ये न चाहते हुए भी इनका मन उनकी ओर आकर्षित होता है और वो भी खेलने के लिए जाना चाहते हैं। और फिर करते हैं जैसे हम करते हैं ना, टाइम टेबल बना लेते हैं और चलो यार आज के दिन में हम ये टाइम टेबल हम कल से फॉलो करते हैं। तो इसका भी मन वैसा करता है कि ये टाइम टेबल आज से नहीं, हम कल से फॉलो करेंगे, तो ये आज जाने दो। तो इस तरह से आज की बात कल पर और कल की बात परसों पर टल जाती है और इसका मन जो है वो पढ़ाई से फिर से हटने लगता है और जाने दो भाई की डांट सह लेंगे। तो इस तरह वो खेलने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों तक बड़े भाई साहब भी चुपचाप
रहते हैं और वो उसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनको पता चलता है तो कि छोटा भाई अपनी बात नहीं सुन रहा है और उसका खेल पर अधिक ध्यान जा रहा है, तो वो एक दिन उसकी खबर लेने की सोचते हैं और जैसे ही वो खेल से वापस आते हैं तो वो फिर से उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी उम्र जो अब यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो तुम्हारी उम्र के बच्चे पढ़ाई करके यानी कि अपना नाम रोशन किया है। आप मुझे देखते होंगे कि मैं फेल हो गया होगा, लेकिन ये बात नहीं है। मैं आपसे बड़ा हूं और आपसे कुछ कहने का अधिकार रखता हूं, आपको समझाने का अधिकार रखता हूं। आपको लगता होगा कि 2 वर्ष के अंदर आप यानी कि मेरे साथ आ जाएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं है। आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यदि आपने पढ़ाई नहीं की तो ये छिछोरे बच्चों के साथ रहकर आप बाप दादा की जायदाद, हमारे जो दादाजी कमा रहे हैं, वो सब ऐसे ही उड़ा देंगे। आपको पता नहीं है कि वो कैसे कमाते हैं और जो पैसे हमें भेज देते हैं इसका भी हिसाब हमें रखने नहीं आता है। हम वो पैसे 20-22 तारीख तक खर्च देते हैं और फिर हमें नानी याद आ जाती है कि हम ये बचे हुए दिन यानी कि हम कैसे बिताए। लेकिन वही हमारे अम्मा और दादाजी उन पैसों में पूरा का पूरा महीना, वो भी हमारे 7-8 लोगों की जो परिवार है, बड़ा परिवार है, उन परिवार पर खर्चा कर कर उतना यानी कि 1 महीने का खर्चा चला लेती थी। लेकिन वो हमें नहीं आता है, ये सिर्फ अनुभव के आधार पर ही आता है। तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की सीख देते हैं और फिर से जो छोटा भाई है वो पढ़ाई में लग जाता है और धीरे धीरे समय चला जाता है। फिर बड़े भाई साहब जो है ये 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और छोटा भाई जो है यह 7वीं में अच्छे अंकों से, बल्कि वो अव्वल आ जाता है, फर्स्ट क्लास आ जाता है और वो पास हो जाता है। अब जब लगता है छोटे भाई को लगता है अब तो क्या है, सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया है बड़े भाई में और मुझ में, अब उन्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो अगले साल वो यानी कि फेल हो जाते हैं तो मेरे साथ ही आ जाएंगे और मैं उनके क्लास में आ जाऊंगा, तब उन्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। और मैंने पढ़ाई नहीं की तो भी नहीं चलेगा, मैं फेल भी हो गए तो भी कोई बात नहीं। बड़े भाई को कहूंगा तुमने कौन सा तीर मारा है, मैंने भी इसलिए पढ़ाई नहीं की है, मैं भी फेल हो गया। इस तरह के उत्तर उन्हें दे दूंगा और वो फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। इनका खेलने पर यानी कि पूरा दिन खेलने पर चला जाता है। बड़े भाई को याद आता है, वो उनके समझ में आता है कि इसे अब कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, यानी कुछ अच्छी बातें सुनानी पड़ेगी, तभी इसका ध्यान आएगा। नहीं तो ये मेरी बातें नहीं सुन रहा है, अनसुनी कर रहा है और इसे लग रहा है कि अब मैं बड़े भाई से अब ज्यादा होशियार हो गया हूँ। तो इस तरह से जैसे ही वो घर पर आता है तो उसे डांट सुनाता है। और हाँ, और एक प्रसंग है। वो कहते हैं कि डांट सुनाते समय उन्होंने कहा था कि यदि आप जो अब 8वीं कक्षा में आ गए हो तो इस समय 8वीं कक्षा में जो भी उत्तीर्ण होते हैं उन्हें अच्छी नौकरियां मिलती है। वो तहसीलदार, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर या फिर लीडर बनते हैं या फिर किसी पत्रिका के संपादक बनते हैं। लेकिन तुम जो हो कि ऐसे छिछोरे बच्चों के साथ, ऐसे गली के आवारा बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हो, तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें उन्हें नसीहत देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो यानी कि उनका ध्यान छोटे भाई का पढ़ाई पर कम होता रहता है और फिर एक दिन वो पतंग उड़ाने के लिए जो छोटा भाई जाता है तो वो एक टूटी हुई पतंग को यानी कि पकड़ने के लिए वहां से भाग रहे होते हैं और अनजाने में, न चाहते हुए भी उस समय बड़े भाई से मुलाकात होती है। और जब वो बड़े भाई से मुलाकात होती है तो वो सहमे वहां पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और बड़े भाई उन्हें देखते ही कहते हैं कि ये आवारा बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या मेरा मन नहीं करता है इनके साथ खेलने का? मैं बड़ा भाई हूं तो मुझे भी लगता है कि, लेकिन मेरे प्रति जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छी सीख मिले, अच्छा सबक मिले, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम्हें कुछ कहने का अधिकार रखता हूं। तो तुम्हें लगता है कि मैं 8वीं में प्रथम आ गया हूं, बड़े भाई आप अनुत्तीर्ण हो रहे फेल हो रहे हैं, उन्हें उतनी समझ नहीं है, मैं उनसे अब होशियार हो गया हूं, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ऐसे ही बड़ा नहीं हूं, 5 साल आपसे बड़ा हूं। एक कहावत है, पहले जमाने में कहा करते थे, मराठी में एक कहावत है कि मी तुझ्यापेक्षा जास्त पावसाळे बघितले। तो इस तरह से, या फिर हिंदी में भी कहावत है कि मैंने यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं। तो
तो इस तरह का इसके कहने का तात्पर्य यह होता है कि मुझे यानी कि जीवन जीने का अनुभव ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है। तो इस तरह वो भी कहता है कि मुझे अनुभव ज्यादा है, इसीलिए मैं इसी अनुभव के बलबूते पर मैं तुम्हें कुछ बातें सुनाता हूँ। हमारे अम्मा को ही देख लो, वो कौन सी पढ़ी लिखी है, हमारे दादा को भी देख लो, वो कौन से सिर्फ चौथी पांचवी कक्षा तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हमें समझाने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है उसमें जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को वो हमारे सामने रखते हैं और उसी अनुभव के आधार पर वो हमें कुछ बातें सुनाते हैं। तो इस तरह से हमारे हेडमास्टर को भी देख लीजिए। हेडमास्टर हमारे 1,000 रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने घर चलाने का जिम्मा उनकी अम्मा पर दिया, जो उनकी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अम्मा ने उनका घर खर्चा चलाकर अब अच्छी तरह से पैसे बचाकर उन्होंने रखे हैं। तो उन्हें भी यह पता चल गया कि पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी अनुभव के आधार पर अपना घर खर्चा कैसे करना है और बचत कैसी करनी है, ये बातें उन्हें अनुभव के आधार पर मिलती है। तो इस तरह से मैं भी अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें कुछ कहने का अधिकार रखता हूं, और यह अधिकार मेरा है और अधिकार रहेगा। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें अपना अधिकार जता सकता हूं। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी होगी और तुम्हें मुझे हमेशा मेरी बातें याद रखनी होगी। और फिर अंत में थोड़ा सा एक इमोशनल टच कहानी को दिया है उन्होंने अपने मन को उजागर प्रकट किया है कि उन्होंने अपने मन में कितना दर्द छिपा कर रखा है। यह वो अंतिम परिच्छेद में वो प्रकट करते हैं कि वो कहते हैं कि खेलना तो मैं भी चाहता हूँ, खेलना तो मैं भी चाहता हूँ, क्या मेरा मन नहीं करता है खेलने का? तुम खेलने के लिए जाते हो तो क्या मुझे खेलने की इच्छा नहीं होती है? मेरे मन में भी कुछ खेलने की इच्छा होती है, लेकिन यदि मैं खेलूंगा, मैं आवारा बच्चों के साथ इधर उधर भागूंगा, तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? बड़ा भाई मेरा ऐसा वैसा है, ऐसा करता है वैसा करता है, इसलिए मैं भी करता हूं। तो मैं तुम्हारे सामने आदर्श रखना चाहता हूं कि बड़ा भाई इस तरह से सही राह पर जाता है, तो ही मुझे अधिकार है कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए मैं कुछ कह सकता हूं। तो इसलिए मैं अपना मन मारकर भी, मैं खेलने की इच्छा रखते हुए भी मैं कहीं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, इधर उधर नहीं जाता हूं, या हमेशा दिन रात पढ़ाई लिखाई पर मैं ध्यान देता रहता हूं। तो मेरा भी मन करता है कि कहीं मैं इधर उधर से जाकर खेलूं, इधर जाकर खेलूं, ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन मैं तुम्हें सही राह पर लाने के लिए ऐसी बातें नहीं करता है। और अचानक एक पतंग वहां से टूटकर आती है और वहां पर गिर रही होती है, तो जो बड़ा भाई है उसके अंदर का बच्चा जो है वो जाग जाता है और वो लपक कर उस पतंग को पकड़ लेता है और सीधा हॉस्टल की तरफ भाग लेते हैं। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन अंत में यहाँ पर इस कहानी में एक